हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं के.एस. मुरारी आप लोगों को एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल के.एस. मुरारी @GS पर स्वागत करता हूं। आज के चर्चा के विषय में नेशनल मूवमेंट के संदर्भ में लाहौर अधिवेशन और लाहौर अधिवेशन के परिप्रेक्ष्य में ही गांधी जी के द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री मांगों पर विचार करते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन पर चर्चा करूंगा। तो लाहौर अधिवेशन और लाहौर अधिवेशन के बाद हम लोग जो अगला टॉपिक जिस पर विशद चर्चा करूंगा वह है सविनय अवज्ञा आंदोलन CDM। सविनय अवज्ञा आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में लाहौर अधिवेशन ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के दौरान जो इस अधिवेशन का आयोजन किया गया था उसके कई मायने उभर कर सामने आए और राष्ट्रवादी चेतना को आगे बढ़ाते हुए जन आंदोलन को एक नई कड़ी के रूप में व्यापकता को देखने को मिलता है। लाहौर अधिवेशन के संदर्भ में जब बात किया जाता है तो दिसंबर 1929 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी चुने गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी जगह जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया। प्रश्न यहाँ हमेशा उठता है कि उस लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष किसे चुना गया? तो चुना गया था महात्मा गांधी को, लेकिन गांधी उस अध्यक्ष के पद को स्वीकार नहीं किया और अपने जगह पर जवाहरलाल नेहरू को लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया। जवाहरलाल नेहरू ने कहा उस अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में कहा कि आज हमारा बस एक ही लक्ष्य है, स्वाधीनता। एक ही टारगेट है, वह है स्वाधीनता का लक्ष्य, और हमारे लिए स्वाधीनता के मायने है ब्रिटिश साम्राज्यवाद से पूर्ण स्वतंत्रता। तो भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में पूर्ण स्वतंत्रता की बात सबसे पहले इसी लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मांग रखी गई। नेहरू के अध्यक्षीय भाषण के 3 प्रमुख विषय थे। एक स्वतंत्रता, दूसरा समाजवाद और तीसरा हिंदू मुस्लिम एकता। उन्होंने स्वाधीनता के एकमात्र लक्ष्य घोषित किया। एकमात्र लक्ष्य जवाहरलाल नेहरू ने उस लाहौर अधिवेशन में स्वतंत्रता की बात किया, स्वाधीनता की बात किया। समाजवाद की चर्चा करते हुए उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा देने का प्रयास किया और इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट रूप से स्वीकार करता हूं, जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट था कि मैं स्पष्ट रूप से यह स्वीकार करता हूं कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और राजाओं नरेशों में से या उस व्यवस्था में मेरी कोई आस्था नहीं है जो आधुनिक औद्योगिक सम्राट उत्पन्न करती है। यानी राजतंत्र के खिलाफ एक गणतंत्रवादी सोच, एक समाजवादी सोच जवाहरलाल नेहरू अपने उस अध्यक्षीय भाषण में प्रस्तुत किया। इस अधिवेशन में गांधी ने ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया। इसी लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया और विगत वर्ष 1928 की बात कर रहा हूं कि विगत वर्ष पिछले 1928 ईस्वी में जो कलकत्ता अधिवेशन में जो पारित प्रस्ताव था, उस पारित प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस घोषणा करती है कि कांग्रेस के संविधान के प्रथम अनुच्छेद में स्वराज शब्द का अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता है। ठीक इसी मध्य रात्रि को यह प्रस्ताव पारित हुआ लाहौर के अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन में जो 1928 ईस्वी में एक प्रस्ताव रखा था, उसी को यहाँ लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने प्रस्तावित किया था पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को, और यह मध्य रात्रि को एक प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। लाहौर अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा कर दी गई। भारत के पूर्ण स्वराज के लक्ष्य का
समुचित समारोह पूर्वक और बड़े उत्साह पूर्वक ढंग से स्वागत किया गया। जैसे ही 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को मध्य रात्रि का घंटा बजा और कांग्रेस द्वारा जो पिछले साल कलकत्ता में यानी 1928 ईस्वी में एक वर्ष पूर्व दिए गए अल्टीमेटम की तारीख जैसे ही समाप्त होती है, वैसे ही कांग्रेस के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहरा दिया। चूंकि यह प्रस्ताव पहले एक लक्ष्य रखा गया था, 1928 ईस्वी में लक्ष्य रखा गया था कि एक साल के अंदर हमें स्वतंत्रता की बात करनी है, और जैसे ही एक साल पूरा और वैसे ही जो है सो लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष नेहरू ने रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता का झंडा फहरा दिया और पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दिया। कांग्रेस की नई कार्य समिति की बैठक 2 जनवरी 1930 को हुई। उसमें 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस संपूर्ण भारत में मनाने का निश्चय किया गया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक 2 जनवरी 1930 को हुई थी, उसी बैठक में आने वाले 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस संपूर्ण भारत में मनाने का निश्चय किया गया। इसी संदर्भ में थोड़ा सा मैं गांधी जी के द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री मांगों की भी चर्चा कर लो। गांधी ने अपने पत्र यंग इंडिया के माध्यम से वायसराय लॉर्ड इरविन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के सामने 31 जनवरी 1930 को 11 सूत्री मांगे रखी, जो इस प्रकार है, जिस पर चर्चा मैं कर रहा हूं। 11 सूत्री मांगों में नंबर 1 राजनीतिक बंदियों की रिहाई। पहला मांग जो 11 सूत्री मांगों में गांधी जी ने प्रस्तुत किया उसमें था कि राजनीतिक बंदियों की रिहाई। दूसरा था सेना व्यय में 50% की कटौती। जो आर्मी में खर्चा होता था ब्रिटिश सरकार के, वो खर्चा, वो जो राजस्व भारतीय राजस्व से जाता था, तो उसके कटौती में, उसके व्यय में, उसके खर्चा में 50% की कटौती की बात। तीसरी बात, जो तीसरी मांगे थी वह था कि सिविल सेवक या सिविल सेवा के वेतनों में 50% की कटौती। सिविल सेवा या फिर सिविल सेवकों के वेतनों में 50% की कटौती होना। फोर्थ था, यानी चौथी मांगे जो थी वह आपराधिक गुप्तचर विभाग में सुधार। पांचवी मांग जो काफी महत्वपूर्ण था और आज भी हमारे समाज में प्रासंगिक है, जो गांधी जी 11 सूत्री मांगों में रखे थे, और वो पांचवी मांग थे पूर्ण शराबबंदी। पूर्ण शराबबंदी ये पांचवी मांगे थी, अपने 11 सूत्री मांगों में गांधी ने प्रस्तुत किया। छठा, हथियार कानून में सुधार करके बंदूकों के लाइसेंस की स्वीकृति का जन नियंत्रण के अंतर्गत करना। सातवां जो था वो कपड़ा उद्योगों का संरक्षण प्रदान करना। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री था उसको प्रोटेक्शन यानी उसको संरक्षण करने की बात कही गई थी। आठवां जो मांगे थी वह रुपये स्टर्लिंग के विनिमय अनुपात, यानी पाउंड स्टर्लिंग ब्रिटेन की मुद्रा और रुपया जो भारत, इस दोनों के बीच जो एक्सचेंज रेट है, जो विनिमय का जो अनुपात है, उसको घटाकर 1 शिलिंग 4 पेंस करने की मांग गांधी जी ने अपने उस 11 सूत्री मांगों में रखा। तटीय नौवहन एवं भारतीयों के लिए आरक्षित करना। और 10वां जो है वो और काफी महत्वपूर्ण है, और उसी संदर्भ में आगे आने वाला जो CDM सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। जो 10वीं बातें गांधी जी ने अपनी मांगों में रखा वह मांग है कि नमक कर की
एवं नमक पर सरकारी एकाधिकार की समाप्ति, यानी नमक कर भी समाप्त हो जाना चाहिए और नमक पर जो सरकारी एकाधिकार है उसको समाप्त कर देना चाहिए। और 11वां जो मांगे थी वह था भू राजस्व में भी 50% की कमी। गांधी जी के इस 11 सूत्री मांगों पर सरकार ने कोई सकारात्मक रुख नहीं रखा। परिणाम स्वरूप 14 फरवरी 1930 को गुजरात के साबरमती के कांग्रेस की एक बैठक आयोजित की गई और गुजरात में जो साबरमती में कांग्रेस की बैठक आयोजित की गई, उसी बैठक में गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निश्चय किया गया। ये प्रश्न अक्सर पूछता है कि किस बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निश्चय किया गया। तो 1930 के साबरमती में कांग्रेस की एक आम बैठक हुई थी, उसी बैठक में गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निश्चय लिया गया। इससे पहले लाहौर में सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात हुई थी गांधी के नेतृत्व में करने की। खैर, अब मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करता हूं जो 1930 ईस्वी में प्रारंभ हो जाता। कांग्रेस कार्य समिति ने या कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने फरवरी 1930 में पूर्ण स्वराज प्राप्त करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने का अधिकार महात्मा गांधी को दे दिया। जैसा कि मैंने अभी पहले भी चर्चा किया कि यदि प्रश्न पूछे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने का अधिकार गांधी जी को कहां दिया गया, तो यह अधिकार गांधी जी को साबरमती की बैठक में 1930 ईस्वी को दिया गया 14 फरवरी को। और गांधी जी को यह अधिकार दिया गया कि गांधी जी ही इस आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए निश्चित समय का चयन करें और आंदोलन प्रारंभ करें। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को जो अपनी 11 सूत्री मांगे प्रस्तुत किया था, उस 11 सूत्री मांगों के संदर्भ में चेतावनी देते हुए पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव में कोसों दूर होने के बाद, यानी इरविन और इस 11 सूत्री मांगों में कहीं कोई चर्चा नहीं, बीच में सामंजस्य नहीं स्थापित हो रहा था, तो कोसों दूर थी, क्योंकि उस 11 सूत्री मांगों में राजनीतिक संरचना को बदलने की बात की गई थी। उसमें राजनीतिक संरचना बदलने की बात की गई थी जो ब्रिटिश इस पर ध्यान नहीं दिया था। साथ ही साथ यहां तक कि डोमिनियन स्टेट्स की भी मांग गांधी ने नहीं की, डोमिनियन स्टेट्स की भी मांग जो है सो ब्रिटिश अभी तक स्वीकार नहीं किया था। इसलिए 11 सूत्री मांग पत्र पर एक विशेष प्रकार से ब्रिटिश पीछे हट गया था और ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय मांगों को लेते हुए पूर्ण आजादी की बात करते हुए गांधी ने एक विशिष्ट शिकायत जोड़ दिया था इरविन के संदर्भ में। और खासकर जो विशिष्ट मांगे थे वो मांगे जैसे रुपया और पाउंड स्टर्लिंग में विनिमय की दर वो भी काफी महंगा था, उस पर भी विशेष रूप से ध्यान देने के लिए गांधी ने ब्रिटिश से गुहार लगाई थी अपने 11 सूत्री मांगों के संदर्भ में। साथ ही साथ रक्षा शुल्क, सिविल सेवा के तनख्वाह आदि करने, तो जितनी भी मांगे थी गांधी की, उन सभी 11 मांगों पर ब्रिटिश कहीं कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया। वैसे स्थिति में गांधी ने भी यह फैसला कर लिया कि गांव-गांव पैदल चलकर समुद्र तट पर पहुंचेंगे और वहां नमक कानून तोड़ेंगे। लोगों को आकर्षित करने का यह एक आदर्श तरीका गांधी ने समझा था और इससे गांधी की राजनीतिक सूझबूझ का परिचय भी मिलता है। और अपने 11 सूत्री मांगों में गांधी ने जिन जिन मांगों को रखा है, उन मांगों के संदर्भ में गांधी का सामाजिक आधार ऑटोमेटिकली यानी स्वतः बढ़ जाने की संभावना थी। जैसे कि नमक कानून की समाप्ति, यानी
नमक पर जो कर लगा हुआ था और नमक पर जो विशेष एकाधिकार ब्रिटिश का था, उसकी समाप्ति गांधी ने मांग की थी। और यह नमक एक ऐसा विषय था जो सामाजिक आधार को महत्वपूर्ण बढ़ा दिया। गांधी के संदर्भ में गांधी के पीछे नमक को लेकर कई सामाजिक आधार उभर कर सामने आए, चूंकि नमक एक महत्वपूर्ण विषय उभर कर सामने आया था। तो इसी परिस्थितियों में 2 मार्च को गांधी ने वायसराय को फिर एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने विस्तार से यह स्पष्ट किया कि क्यों ब्रिटिश राज को अभिशाप गांधी मानते हैं। उन्होंने कहा कि यदि अंग्रेजी सरकार ने उन मांगों को पूरा करने का कोई प्रयत्न नहीं किया तो वह 12 मार्च को नमक कानून का उल्लंघन करेंगे। यह तय किया गया कि पहले वे और उनके कुछ चुने हुए साथी नमक कानून तोड़ेंगे। गांधी जी पहले यह इस बात को रखा कि पहले वह स्वयं और उनके जो कुछ गिने हुए जो साथी है वही नमक कानून तोड़ेंगे। और इसके लिए गुजरात राज्य के समुद्री तट पर स्थित दांडी नामक स्थान पर या दांडी नामक स्थान को चुना गया। उन्होंने अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए गवर्नर जनरल से भेंट करने का समय मांगा, लेकिन इरविन ने भी गवर्नर जनरल के रूप में जब वो कार्य कर रहे थे, वायसराय के रूप में कार्य कर रहे थे, इरविन भी गांधी के साथ बात करने से अपने आप को अलग कर लिया। इरविन भी गांधी से नहीं मिला। वैसी स्थिति में गांधी नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी की यात्रा कर लेते हैं। चलिए, अब चूंकि गांधी चाह रहा था कि नमक कानून का उल्लंघन करने से पहले मैं गांधी ये तत्कालीन वायसराय इरविन से मिलूं, लेकिन इरविन मिलने से मना कर दिया। तो गांधी ने इसी परिप्रेक्ष्य में फिर दांडी मार्च प्रारंभ करना है। तो महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 चुने हुए अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम, जो अहमदाबाद में स्थित था, साबरमती आश्रम से अपना ऐतिहासिक दांडी, जो गुजरात के नवसारी जिला में स्थित था, दांडी यात्रा प्रारंभ किया। तो दांडी यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में दांडी यात्रा जो गांधी जी ने शुरू किया वो 12 मार्च 1930 को डेट 12 ऑफ मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ यात्रा प्रारंभ किया और दांडी की ओर साबरमती से निकले। 5 अप्रैल 1930 को 24 मील लंबी पद यात्रा के बाद गांधी दांडी पहुंचे। दांडी कब पहुंचे? तो 5 अप्रैल 5 ऑफ अप्रैल को गांधी दांडी पहुंचे साबरमती से। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में महात्मा गांधी ने नमक कानून को तोड़ा, ऐसे करके एक मुट्ठी उठाया और ऐसे कर दिया और बोल दिया कि आज से नमक कानून टूट गया है। तो 6 अप्रैल 1930 को 5 अप्रैल को पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में नमक कानून का गांधी ने उल्लंघन किया। इसके बाद संपूर्ण देश में यह आंदोलन व्यापक रूप से फैल गया। यहीं से जैसे ही नमक कानून का उल्लंघन किया और इसी के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो जाता है, CDM, सिविल डिसोबीडियंस में। पश्चिमोत्तर प्रांत में पेशावर में इस आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया और इस आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाने जाए। तो पश्चिमोत्तर भारत में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में
इस सीडीएम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता था। लाल कुर्ती आंदोलन, रेड शर्ट मूवमेंट। और रेड शर्ट आंदोलन जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में प्रारंभ किया वो खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान ने पश्चिमोत्तर भारत में सविनय अवज्ञा यानी नमक कानून को तोड़ने के साथ जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हुआ उसे लाल कुर्ती आंदोलन के रूप में जाना जाता है। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में सामान्यतः इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता था। सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से भी प्रसिद्धि मिली और अपने खुदाई खिदमतगार संगठन, इन्होंने एक संगठन बनाया खुदाई खिदमतगार नामक एक संगठन बनाया और उस संगठन के ध्वज यानी झंडा अपने स्वयं सेवकों के साथ इन आंदोलन को सक्रिय रूप दिया। लाल कुर्ती दल ने खान अब्दुल गफ्फार खान को फख्र-ए-अफगान की भी उपाधि दिया। इन्होंने पश्तून नामक एक पत्रिका, पश्तूनी एरिया है और ट्राइबल है, तो पश्तूनी भाषा में निकाली जो 10 रोजा के नाम से प्रकाशित हुई। 10 रोजा इनकी एक पत्रिका है। 10 रोजा पश्तूनी भाषा में है, 10 रोजा पश्तूनी भाषा में है और उसको एक पत्रिका निकाली खुदाई खिदमतगार। और खुदाई खिदमतगार का मतलब था ईश्वर के सेवक। खुदाई खिदमतगार का मतलब ईश्वर के सेवक। खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार नामक एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया और जिसका मतलब है ईश्वर का सेवक। और इन्होंने पश्तूनी भाषा में एक पत्रिका निकाली जिसका नाम था 10 रोजा। लाल कुर्ती दल ने खान अब्दुल गफ्फार खान को फख्र-ए-अफगान की उपाधि दी और खुदाई खिदमतगार ने 10 रोजा नामक एक पत्रिका निकाली। खुदाई खिदमतगार को ये खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1946-47 ईस्वी में पख्तूनिस्तान की मांग, जब भारत पाकिस्तान की विभाजन की बात हो रही थी, आजादी की बात हो रही थी, तब खान अब्दुल गफ्फार खान ने उस पश्तून के इलाकों में पख्तूनिस्तान की अलग एक पख्तूनिस्तान की मांग करके सक्रिय आंदोलन चला लिया। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात कर लूं, एक तो उधर नॉर्थ वेस्ट की साइड बात किया जहां खान अब्दुल गफ्फार खान ने, अब पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात कर लेता हूं। मणिपुर, तो मणिपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी काफी जोर पकड़ा था और मणिपुर में नागाओं ने यदुनाग के नेतृत्व में, नागा लोग वहां अभी भी नागालैंड एक स्टेट बना हुआ है, तो नागाओं ने यदुनाग के नेतृत्व में ब्रिटिश शासकों से पूर्ण असहयोग और करबंदी आंदोलन का रास्ता अपनाया। यदुनाग नाम याद रखिएगा, यदुनाग था जो मणिपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन को आगे बढ़ाया और इस आंदोलन को जियालांग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। जियालांग, मणिपुर में जियालांग, जो यदुनाग ने प्रारंभ किया था सीडीएम के दौरान मणिपुर में। जियालांग आंदोलन के नाम से भी इसे जाना जाता है। यदुनाग पर हत्या का अभियोग लगाकर फांसी दे दी गई। उसके बाद इस आंदोलन को यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन को मणिपुर में आगे बढ़ाने का काम यदुनाग की बहन गियाल डाहू ने प्रारंभ किया।
आगे जारी रखा। ग्याल डाहू जो यदुनाग की बहन थी, यदुनाग के जब फांसी दे दिया गया तो इस आंदोलन को ग्याल डाहू ने आगे बढ़ाया, इस नागा विद्रोह की बागडोर संभाली। और इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ग्याल डाहू को भी ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और जेल की सजा दे दिया। जवाहरलाल नेहरू ने देश आजादी होने पर इनको जेल से रिहा किया और जवाहरलाल नेहरू ने ग्याल डाहू को रानी की उपाधि दी। रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दी और उस दिन के बाद रानी ग्याल डाहू के नाम से लोकप्रिय हो गई। तो जवाहरलाल नेहरू ने ग्याल डाहू को रानी की उपाधि दी। अब आते हैं पश्चिम भारत की तरफ, बंबई प्रांत की बात करता हूं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या प्रभाव रहा और किस तरह से आंदोलन अपने सामाजिक आधार के साथ विस्तृत हो रहा था। तो बंबई में इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र धरसाना था। धरसाना जगह है, धरसाना था। गांधी जी ने आंदोलन को तेज करने के लिए यह घोषणा की कि वे धरसाना नामक नमक फैक्ट्री पर जो है सो अपने साथियों के साथ हमला करेगा। और गांधी उसी अनुसार अपने साथियों के साथ बंबई के धरसाना नामक नमक मिल पर, नमक फैक्ट्री पर धावा बोल दिया और नमक कानून को तोड़ डाला। 4 मई को वायसराय ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। गांधी जी की गिरफ्तारी का लोगों में काफी गुस्सा आया। अधिकांश नगरों में हड़तालें हो गई गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में। बंबई में लगभग 50,000 मील मजदूर बंबई में लगभग 50,000 मील मजदूर काम छोड़कर फैक्ट्री से बाहर निकलकर सड़क पर आ गए। कई प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज करवाई। मिल मजदूरों की हड़ताल की खबर फैल जाने के बाद रेलवे कारखानों में मजदूरों ने भी काम छोड़ दिया और हड़ताल में शामिल हो गया। दिल्ली और कलकत्ता में पुलिस के साथ टकराव हुआ, गोली भी चली, लेकिन महाराष्ट्र के सोलापुर नगर में विद्रोह ने भयंकर रूप इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धारण कर लिया। 8 मई को यहां एक जुलूस और पुलिस के बीच भारी संघर्ष हो गया, जिसमें कई पुलिस को भी काफी गंभीर चोटें आई, कई लोग मारे गए। प्रशासन काफी मशक्कत के बाद शहर पर नियंत्रण स्थापित कर पाया और 13 मई को इसी संदर्भ में मार्शल लॉ लागू करके ही मजदूरों को प्रशासन समाप्त किया जा सका, यानी मजदूरों को सड़क से खाली करवाया। गांधी जी के आह्वान किए गए संघर्ष को बढ़ाते हुए 31 मई 1930 को सरोजिनी नायडू के दक्षिण अफ्रीका संघर्ष के दिनों में दोस्त इमाम साहब, जो दक्षिण अफ्रीका में जब सरोजिनी नायडू भी संघर्ष कर रहे थे तो वहां उनका एक दोस्त था इमाम साहब तथा गांधी जी के पुत्र मनीलाल यानी इमाम साहब और मनीलाल लगभग 2000 कार्यकर्ताओं के साथ धरसाना नामक कारखाने की ओर बढ़ गए। जहां भीषण लाठीचार्ज हुआ, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो गांधी जी ने घोषणा किया था कि नमक फैक्ट्री पर भी यह धावा बोलना है और उसी संदर्भ में गांधी जी का भी पुत्र मनीलाल इसमें शामिल हुआ, सरोजिनी नायडू शामिल हुए, सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में, और सरोजिनी नायडू के सहयोग देने वाले दक्षिण अफ्रीका में जो उनके साथी था अली इमाम,
इमाम साहब इन लोगों ने मिलकर अपने और सभी दोस्तों के साथ धरसाना नामक नमक मिल पर जो है नमक फैक्ट्री पर धावा बोल दिया। पुलिस लाठीचार्ज किया जिसमें कई लोग मारे गए। इस संदर्भ में यूनाइटेड प्रेस के अमेरिकी संवाददाता वेब मिलर ने न्यू फ्री मैन नामक पत्रिका में इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरसाना नमक फैक्ट्री पर जो पुलिस की लाठीचार्ज बर्बरतापूर्वक किया गया था उसका आंखों देखा हाल प्रस्तुत किया और इसकी काफी घोर निंदा किया वेब मिलर ने अपने उस पत्रिका न्यू फ्री मैन में। जैसे जैसे सत्याग्रही आगे बढ़ते रहे पुलिस उन पर गोलियां बरसाती रही। घायल सत्याग्रहियों का स्थान लेने के लिए कई जत्थे आगे बढ़ते गए। एक घायल हुआ, गिरा, फिर आगे वहीं से फिर अगला जत्था तैयार होता, फिर अगले जत्थे पर भी काफी लाठीचार्ज, फिर वहां के बाद फिर अगले जत्था फिर तैयार हो गया। तो जत्था एक पर एक तैयार होते गया और पुलिस लाठीचार्ज करते रहे। इसी क्रम में यह क्रम लगभग कई दिनों तक जारी रहा और लगभग काफी दिनों तक ये संघर्ष जारी रहा। इसी संदर्भ में वेब मिलर ने हर एक बिंदु पर चर्चा करते हुए ब्रिटिश की जो ये दमनात्मक नीति थी उसकी आलोचना की। इस आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में, नमक कानून के संदर्भ में दक्षिण भारत भी अछूता नहीं रहा। पश्चिमोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम भारत और दक्षिण भारत में भी नमक का आंदोलन को लेकर सी राजगोपालाचारी ने त्रिचनापल्ली से बदोखायाम तक की यात्रा किया और दक्षिण भारत में ही केरल में वायकम सत्याग्रह चला और वायकम सत्याग्रह के नेताओं ने के केलप्पम और टी के माधवन के साथ कालीकट से पय्यानूर तक की यात्रा की और इन सभी ने नमक कानून को तोड़ा और इसी संदर्भ में सविनय अवज्ञा आंदोलन काफी मजबूती के साथ ब्रिटिश सरकार को एक गहरी चेतावनी प्रस्तुत किया और इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो पृष्ठभूमि थी वो दांडी मार्च में नमक कानून को तोड़ने के साथ प्रारंभ हुई और नमक कानून तोड़ने से पहले लाहौर अधिवेशन में जो पूर्ण स्वराज की बात जवाहरलाल नेहरू ने की, उस पूर्ण स्वराज की प्राप्ति के लिए गांधी ने दांडी मार्च करते हुए नमक कानून को उल्लंघन करते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। और इस तरह से आज के इस चर्चा के विषय में जो हम लोग लाहौर अधिवेशन से उठाकर दांडी मार्च करते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन पर जो चर्चा किया, आज मैं यह आश्वस्त करता हूं कि आप लोगों का यह वीडियो अच्छा लगेगा और लगा होगा। तो अच्छा लगने पर आप इस वीडियो को लाइक करें। लाइक करने के बाद इस पर कमेंट करते हुए इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर शेयर करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हो। थैंक यू। अच्छा